हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, विच इज़ लॉज ऑफ मोशन 12। अब तक 11 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, देख लेना। परेशान हो गए हो एकदम तुम लोग भी, लॉज ऑफ मोशन चले ही जा रहा है, ठीक है। आज हम लोग एक एकदम ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, बस एक एंड का टॉपिक बचा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, हमको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास के बारे में। देखो, ये सेंटर ऑफ मास जो है HSC बोर्ड में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में है, इसलिए मैंने लॉज ऑफ मोशन टाइटल डाला हुआ है। बट NCERT बोर्ड में NCERT स्टूडेंट्स को बता दो, तुम्हारे लिए ये जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, ये तुमको मिलेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर में। जब तुम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ोगे तो वहाँ तुमको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, वहाँ तुम्हारे उसमें रहेगा। तो मैं तुम्हारे वो चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो उसमें ये लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। फाइन, चलो सेंटर ऑफ मास के बारे में समझते हैं, क्या होता है सेंटर ऑफ मास और इसको क्यों समझना ज़रूरी है, या क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सिचुएशन ये है सेंटर ऑफ मास के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्रिकेट बॉल लेता हूँ, समझो जैसे ये एक ग्राउंड है, यहाँ से एक क्रिकेट बॉल को ऐसे फेंका जाए, ध्यान दो, ये क्रिकेट बॉल ऐसे फेंकी गई है ये डायरेक्शन में। अब देखो, हम हमेशा ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये क्रिकेट बॉल को फेंका जाए तो हमको मालूम है ये क्रिकेट बॉल कुछ ऐसा पाथ लेती है ना, जाके ऐसे जाके गिर जाती है। बट अगर मैं इस क्रिकेट बॉल का पाथ जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको थोड़ा समझूँ ठीक से, तो ये क्रिकेट बॉल ऐसा नहीं कि पूरी की बॉल पूरी बॉल ये पाथ पे गई है, नहीं। अगर मैं इस बॉल पे कोई भी पार्टिकल कंसीडर करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल, तो बॉल जाते समय घूम भी तो रही होगी ना, है ना। बॉल जब मैं यहाँ से फेंकता हूँ, सपोज जैसे मैंने कोई बॉल फेंका, तो वो एक ऐसे आर्क का ट्रैजेक्टरी लेके गिरता है बॉल जाके, राइट। पैराबोलिक पाथ, ये सब हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा हुआ है। जब ये पैराबोलिक पाथ लेता है तो कौन सा चीज़ है जो पैराबोलिक पाथ लेता है। अगर मैं उस बॉल पे एक एक पार्टिकल को देखूं तो एक एक पार्टिकल पैराबोलिक पाथ सिर्फ नहीं ले रहा है, उसको अगर ध्यान से देखो तो पार्टिकल घूम भी रहा है। तो एक्चुअल में उसका पाथ तो ऐसे है ना, ये एक पार्टिकल का मैं बात कर रहा हूँ। वैसे और भी पार्टिकल्स होंगे जिनका पाथ कुछ और होगा, कुछ और मतलब ऐसा ही पाथ होगा, बट उनका हेलिकल कहीं और से स्टार्ट हो रहा होगा। समझ रहे हो बात। मतलब जो पूरा बॉल का मोशन हम लोग ऐसे प्लॉट कर देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से फेंका जाएगा तो ये ऐसे जाके गिर जाएगा। ये जो प्लॉटिंग कर दिया है, ये कौन से चीज़ का प्लॉटिंग है। बॉल तो पूरी की पूरी ऐसी, अगर हम लोग बॉल के एक एक पॉइंट को देखें तो एक एक पॉइंट ऐसा मोशन तो कर नहीं रहा है। तो कौन सा पॉइंट ऐसा मोशन कर रहा है जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं और बोलते हैं ये बॉल का मोशन है, तो वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। तो बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने क्रिकेट बॉल के लिए, ये सपोज मेरा क्रिकेट बॉल यहाँ से मैंने फेंका, तो क्रिकेट बॉल का जो सेंटर है ये सेंटर का मोशन ऐसा है। अगर बॉल ऐसे जा रही है तो इसका सेंटर ऐसा मोशन परफॉर्म करता है। पूरी बॉल ऐसा मोशन नहीं परफॉर्म करी, पूरी बॉल रोटेट भी हो रही है चलते टाइम। तो अगर सिर्फ सेंटर को देखा जाए तो सेंटर हमेशा एक लाइन पे चल रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट है जो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। बाकी सारे पॉइंट्स रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, अब थोड़ा समझ लेते हैं, चीज़ों को सिंपल करने के लिए, मोशन को सिंपल करने के लिए। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, एक एक पार्टिकल के मोशन को समझने जाते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। तो इतना कॉम्प्लिकेट ना करके हम क्या करते हैं मालूम है, पूरे बॉल के मोशन को ऐसे समझते हैं जैसे उसका सेंटर मूव कर रहा है। और एक्चुअल में तो बॉल यहाँ से यहीं गई है ना। हाँ, बीच में बॉल का एक एक पार्टिकल क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, पूरी की पूरी बॉल तो ऐसे ही गई है ना। ये सुनो, बॉल को जब हम लोग फेंकते हैं तो बॉल तो ऐसे ही जाती है, राइट। तो वो क्यों ऐसा पाथ ले रही है, क्योंकि उसका सेंटर वो पाथ पे जा रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास वो पाथ पे जा रहा है। तो इसलिए हम लोग बॉल का मोशन भी उसी पाथ के अलॉन्ग स्टडी करते हैं। हम लोग उसी पाथ के अलॉन्ग बोलते हैं कि हाँ, बॉल का ये मोशन का पाथ है, यही पाथ पे बॉल मूव कर रही है। देखो, थोड़ा थोड़ा सेंटर ऑफ मास तुमको समझ में आया होगा, आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। पूरे के पूरे बॉडी को ना पकड़ के हम लोग एक पॉइंट पकड़ लेते हैं जो एक सिंपल मोशन करता है, एकदम सिंपलेस्ट मोशन जो करता है। हर एक पॉइंट जो बॉल पे था वो अलग अलग रैंडम मोशन कर रहा था ना, वो एक स्पाइरल मोशन कर रहा था, उसके साथ में पैराबोलिक मोशन कर रहा था। तो हमने किसी एक पॉइंट को पकड़ा जो सबसे सिंपल मोशन कर रहा है और उस मोशन को पकड़ के बोल दिया कि हाँ, ये पूरा बॉल का मोशन है।
और एक्चुअल में पूरा बॉल भी वैसे ही जा रहा है ना, बॉल तो ऐसे निकल के ऐसे ही जा रहा है। हाँ, उस पर एक एक पॉइंट जो है वो अलग अलग मोशन कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन देखो क्या होता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। देखो हम कंसीडर करते हैं कि ये पॉइंट है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज assumed to be concentrated in accordance with Newton's laws of motion। ये है ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। कॉन्सेप्चुअल मतलब थोड़ा तुमको दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन बोल रहा है कि ये हाइपोथेटिकल पॉइंट है वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब हम लोग यहाँ अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। और ऐसा करने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि जो न्यूटन के लॉज होते हैं ना वो सिर्फ पॉइंट मासेस पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे एक चीज़ याद रखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट मासेस। इसीलिए हमको सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का ज़रूरत पड़ता है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का। तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हम लोग लिखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे देखो एक मेरे पास फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल को मैं आता हूँ और हिट करता हूँ F फोर्स से, ठीक है, किक मारा F फोर्स से, तो तुम बोलोगे हाँ सर फुटबॉल यहाँ जाएगा ऐसे, राइट, ये डायरेक्शन में ऐसे फुटबॉल सीधा जाएगा। बट एक्चुअल में फुटबॉल का मोशन अगर तुम विजुअलाइज करो या एक्चुअल फुटबॉल के मोशन के बारे में थोड़ा तुम सोचो तो तुमको समझ में आएगा फुटबॉल तो ऐसे जाने वाला है ना, ऐसे घूम घूम के, सीधा तो जाता नहीं है फुटबॉल, हाँ या ना, सीधा जाता है किसी का फुटबॉल नहीं। फुटबॉल हिट करते हो तो फुटबॉल क्या करता है, फुटबॉल रोल होते हुए जाता है ना, ऐसे रोल होते हुए चलता है ना ग्राउंड पे। बट हाँ ओवरऑल जब फुटबॉल को दूर से देखोगे तो हाँ तुमको दिखाई पड़ेगा फुटबॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो वो क्या चीज़ है जो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है, हमको पूरा फुटबॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पहुँचते हुए, बट हाँ रास्ते में फुटबॉल ने सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं किया है, तो भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स अप्लाई करते हैं, ये सब कुछ अप्लाई करते हैं। हम बोलते हैं इनिशियली इसका स्पीड 0 था, ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोल दूँ s हो गया तो s हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट में हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। बट एक्चुअल में फुटबॉल ने तो स्ट्रेट लाइन मोशन किया नहीं है, फुटबॉल तो रोल होते हुए गया है। तो क्या चीज़ है जिसने स्ट्रेट लाइन मोशन किया है, वो है इस फुटबॉल का सेंटर। ये जो सेंटर है, अगर इस फुटबॉल को देखो, जब फुटबॉल रोल भी हो रहा है तो सेंटर तो सीधे ही जा रहा है ना, फुटबॉल भले रोल हो रहा है बट उसका सेंटर सीधे चले जा रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, फुटबॉल रोल हो रहा है लेकिन उसका सेंटर जो है वो वहीं बना हुआ है, तो सेंटर वैसे ही जा रहा है। तो ये जो भी हम लोग मैकेनिक्स लगाते हैं ना न्यूटन्स लॉज से, वो सब इस सेंटर ऑफ मास पे एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसिडर करते हैं, और इसीलिए चीज़ों को पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। समझ में आया अभी? ये फुटबॉल के लिए जो मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे इसको फुटबॉल को F फोर्स से मारा जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन, वो डिस्प्लेसमेंट, वो जो भी चीज़ है, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, जो भी, वो सब कुछ इस सेंटर ऑफ मास का आएगा अगर हम लोग न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे। क्योंकि पूरे हर एक पार्टिकल का इतना सिंपल मोशन नहीं है, हर एक पार्टिकल के पास देखो रोलिंग मोशन है, मतलब वो रोटेट भी होगा साथ में आगे भी बढ़ेगा। तो सिर्फ एक सेंटर ही है जो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा केस हो गया, एकदम सिंपल केस हो गया ना, तो हम लोग सिंपली फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में किसका है, सेंटर ऑफ मास का। तो ये पेन को मैं फेंकूँ तो ये पेन ऑफ कोर्स जाएगी तो ऐसे ही यही पाथ में जाएगी, बट ऐसा नहीं है कि रुके रुके जाएगी, ये ऐसे रोटेट होते हुए भी जा सकती है, हाँ या ना, या हो सकता है कम रोटेट हो ऐसे जाए, मतलब या ऐसा पाथ लेके जा सकती है। ओवरऑल पाथ पैराबोलिक होगा, तो ओवरऑल पाथ पैराबोलिक किसका है, एक्चुअल में उसके सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर पाते हैं। समझा?
तो देखो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे डिफाइन करते हैं, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका एक सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। ये देखो, ये तो एक कंटिन्यूस बॉडी हो गया ना, पूरा बॉडी, इस पे हर जगह पे मासेस हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी नहीं निकालना सीख रहे हम लोग एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास, सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। जैसे देखो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और ये सब इस एक्स वाई जेड एक्सेस सिस्टम में हैं। ये एक्स कहीं स्पेस में, कहीं स्पेस का मतलब इन सब का जो लोकेशन है वो 3 डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड। देखो मैं 3-4 पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूँ या n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेते हैं, चलो ठीक है। ये m1, ये m2, ये m3, ऐसे करके मेरे पास कितने हैं, mn पार्टिकल्स हैं। m1 का जो लोकेशन है वो r1 है, लोकेशन को हम लोग पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब करते हैं। m2 का लोकेशन r2 है, ओके, ये r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। m3 का लोकेशन r3 वेक्टर और mn का लोकेशन rn वेक्टर, ठीक है। ऐसे मेरे पास n पार्टिकल्स हैं या n पॉइंट मासेस हैं। इस पूरे सिस्टम का मुझे क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। देखो मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का। सो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय द फॉर्मूला m1 r1 m1 r1 प्लस m2 r2 अप टू कितने मासेस हैं यहाँ पे, n। सो mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये आया सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। कहाँ से आया, कैसे आया, ये परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, डिराइव नहीं करना है तुमको। तो इसका एक जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखें तो r सेंटर ऑफ मास will be given by summation I going from 1 to n mi/i upon mi। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। जितने मासेस हैं उनका जो जो लोकेशन है वो इसमें फीड करते जाओ या इसमें पुट करते जाओ और तुमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिल जाएगा। ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होता है, एक पॉइंट है। इस पूरे बॉडी पे कहीं एक लोकेशन ऐसा होगा या इसके बाहर भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इस पूरे बॉडी पे या इसके बाहर कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इसका मास अज्यूम किया जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड है और उस पर जो भी फोर्स लगेगा उसका जो भी मोशन होगा वही पूरे बॉडी का मोशन कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। तो ये स्पेशलिटी है सेंटर ऑफ मास की। अब देखो सेंटर ऑफ मास ये नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन नोट डाउन कर लो और ये नोट डाउन कर लो पॉज करके। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो सेंटर ऑफ मास मिला है हमको, देखो ध्यान से, ये हर एक पॉइंट का हमने कैसा कोऑर्डिनेट डाला है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट डाला है ना। r मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर x y और z तीनों में है ना, तो ये हमको x y z कोऑर्डिनेट मिला है। मतलब बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास का इन जनरल पोजीशन मिल गया है कि हाँ 3 डायमेंशन में यहाँ पे है। तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कैसे मिलेगा, वो सिंपली हो जाएगा m1 x1 m2 x2 अप टू mn xn डिवाइडेड बाय फिर से m1 प्लस m2 अप टू mn, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बोलो। जनरल फॉर्मूला आ जाएगा समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi xi अपॉन mi। ये x एक्सेस का फॉर्मूला आ गया या x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आ गया। वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n mi yi अपॉन mi। और z सेंटर ऑफ मास या z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास mi zi अपॉन mi।
तो देखो एक एक इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स भी तुम निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का, या इन जनरल 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास का। तो ये 3 फार्मूलाज हैं सेंटर ऑफ मास के अपने, जिसमें से ये फार्मूला याद रखना है। इन जनरल देखो ये इन जनरल 3 डायमेंशनल फार्मूला है, ये एक्स एक्सिस का फार्मूला, ये वाई एक्सिस का और ये जेड एक्सिस का, ठीक है। सो दिस इज़ द फार्मूला। और ध्यान दो ये पोजीशन हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट का, ऐसा पोजीशन है या ऐसा पॉइंट है जो हम लोकेट करने का ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करो, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के थोड़े प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा सेंटर ऑफ मास क्या है, ठीक है। ये नोट डाउन करो अच्छे से पूरा, ओके। नोट डाउन कर लिया, चलो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास, जैसे अभी हम लोग ने सेंटर ऑफ मास देखो किसका देखा, अभी हमने देखा कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो हमेशा ऐसे सिस्टम ऑफ अलग अलग पार्टिकल्स तो होंगे नहीं ना, कभी कभी कंटिन्यूस बॉडीज़ हैं, कभी कभी मतलब हमेशा तो कंटिन्यूस बॉडीज़ ही होंगी। तो कंटिन्यूस बॉडीज़ जब आ जाती हैं तो उनके केस में सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करना पड़ता है देखते हैं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी, ठीक है, या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। लिखने के बाद रफ करना ज़्यादा मेहनत है अपने आप हो जाना चाहिए ये, है ना, ठीक है। देखो अब हम लोग बात करते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी। जैसे मेरे पास कंटिन्यूस बॉडी है, एक रॉड है, जैसे ये मार्कर है, ये कंटिन्यूस बॉडी है ना। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, इस पे हर जगह पे मासेस है बिना किसी गैप के, दिखाई पड़ रहा है। 2 पॉइंट मासेस में इसमें गैप नहीं है, वहाँ पॉइंट मासेस अलग अलग जगह पे थे, अपने अपने इंडिविजुअल लोकेशन पे थे, यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं मालूम है, इस केस में जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक कंटिन्यूस बॉडी है रैंडम शेप का, और मुझे इसका इस ओरिजिन के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, इस पर एक एलिमेंटल मास लूँगा छोटा सा dm, और इसका डिस्टेंस यहाँ से r अगर है, देखो ये जो है इस वाले dm का डिस्टेंस है, ये r वेरिएबल होगा, ये r अलग अलग कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ वाले dm का r अलग हो जाएगा, यहाँ वाले dm का r अलग हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस dm का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, या जैसे फॉर एग्जांपल ये dm कंसिडर करूं, तो ऐसे कितने dm हैं, ऐसे इनफाइनाइट dm होंगे ना इस पूरे बॉडी में, हाँ या ना। तो टोटल सेंटर ऑफ मास जो होगा r सेंटर ऑफ मास, वो होगा इंटीग्रल dm r अपॉन इंटीग्रल dm। ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है फॉर कंटिन्यूस बॉडीज़, ओके। अगर मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, सारे कंटिन्यूस हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो मैं एक किसी मास को लेता हूँ, और वैसे इनफाइनाइट मासेस है ना dm, ऐसे dm करके, जैसे इस पे मैं एक छोटा मास dm लेता हूँ, तो ऐसे कितने dm होंगे इस पूरे पेन पे, इनफाइनाइट dm होंगे ना। तो इनफाइनाइट एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन, ये तो बताया तुमको। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट जब समेशन जब इनफाइनाइट करना पड़ता है, या इनफाइनाइट टाइम्स कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है, तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बस वही। वापस से x सेंटर ऑफ मास अगर तुमको निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm, है ना। अच्छा देखो इंटीग्रल dm का मतलब क्या है, इंटीग्रल dm का मतलब है सारे dm को जोड़ देना। तो सारे dm को जोड़ दोगे तो बॉडी का मास आ जाएगा ना। तो अगर ये बॉडी का मास m है तो नीचे मास m आ जाएगा, तो वैसे ये भी हो जाएगा इंटीग्रल dm x अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब देखो ये इंटीग्रेशन का लिमिट, ये इंटीग्रेशन का इनिशियल फाइनल पोजीशन सब डिपेंड करेगा कौन से बॉडी का सेंटर ऑफ मास तुम निकाल रहे हो, समझा। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा किसी न्यूमेरिकल में, तब हम लोग देखेंगे ये चीज़। ये x सेंटर ऑफ मास हो गया, वैसे ही y सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, y सेंटर ऑफ मास हो जाएगा इंटीग्रल dmy अपॉन m। एंड लास्टली z सेंटर ऑफ मास
ये हो जाएगा इंटीग्रल dm z अपॉन m। समझा? तो ये सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूस बॉडी है। अलग अलग लोकेशंस हम लोग को इंटीग्रेशन से मिलेंगे। ओके, अभी जो सेंटर ऑफ मास है ना, कुछ बॉडीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ किसका होता है, कौन से बॉडी का कहाँ सेंटर ऑफ मास होता है। तो वो समझने के लिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, ये एक पॉइंट मास है और ये एक पॉइंट मास है, ठीक है, और मुझे कहीं से सेंटर ऑफ मास निकालना है, जैसे इनका सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, तो सपोज़ इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और किसी पॉइंट से मैं कंसिडर कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास में निकाल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ओरिजिन ले लेते हैं लाइक दिस, ये एक्स वाई सिस्टम ले लेते हैं, इसका लोकेशन यहाँ से R1 और इसका लोकेशन यहाँ से R2, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आएगा m1 R1 प्लस m2 R2 अपॉन m1 प्लस m2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, तो तुमको एक चीज़ दिखाई पड़ेगी, वो ये कि सेंटर ऑफ मास ज़्यादा उस तरफ होगा जहाँ मास ज़्यादा है। जैसे इसको इस मार्कर के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो ये मार्कर का एग्जाम्पल ले लो। ये मार्कर में जहाँ कैप है वहाँ थोड़ा मास ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए ये मार्कर देखो जो बैलेंस होगा ना, वो यहाँ कहीं बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं है। देखो ये ऐसे बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ डिस्टेंस कम लग रहा है, यहाँ मास कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है। तो एक बात याद रखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल्स या 2 पॉइंट मासेस इज ऑलवेज डिवाइडेड इन एन इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस। मतलब मासेस जहाँ ज़्यादा होंगे, मास जहाँ ज़्यादा होगा, वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कम हो, वहाँ से सेंटर ऑफ मास नज़दीक होगा। देखो ना, जैसे मैं ये दो बड़े बड़े स्फीयर्स ले लेता हूँ, ये और ये, इन दोनों में इसका मास है m1 और इसका मास है m2। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है m1 ग्रेटर देन m2 है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास ज़्यादा m1 की तरफ होगा और कम m2 की तरफ होगा। ये बोल रहा हूँ मैं, इन्वर्स रिलेशन में डिसाइड हो रहा है या इन्वर्स रेशो में डिवाइड हो रहा है सेंटर ऑफ मास। तो मतलब जिधर मास ज़्यादा है उधर डिस्टेंस कम है सेंटर ऑफ मास का, और जिधर मास कम है उधर से डिस्टेंस ज़्यादा है सेंटर ऑफ मास का। तो ये 2 पॉइंट मासेस का या बेसिकली 2 मासेस के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। 2 पॉइंट मासेस के लिए सेंटर ऑफ मास इन्वर्स रिलेशन में डिवाइड होता है। तो पहले ये कंटिन्यूस बॉडीज़ का नोट डाउन करो, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं थोड़ी। नोट डाउन कर लिया है? चलो, प्रॉपर्टीज़ मतलब मैं तुमको कुछ सेंटर ऑफ मासेस बता देता हूँ बॉडीज़ के। देखो, सेंटर ऑफ मास ऐसा टॉपिक है ना जिस पे डिस्कशन रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा मतलब, क्योंकि इसमें इतना कुछ है बताने के लिए और इतना कुछ है करने के लिए, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं लिमिट करने का। जैसे स्टेट बोर्ड में तुमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, HSC बोर्ड में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बट उसका बैकग्राउंड नहीं दिया है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और सेंटर ऑफ मास एक्चुअली टॉर्क वगैरह पढ़ाने के पहले पढ़ाया जाता है। NCERT में जैसे तुम देखोगे, NCERT के बच्चों को पता होगा कि टॉर्क वॉर्क पढ़ाने के पहले ही जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में स्टार्ट में ही सेंटर ऑफ मास है, उसके बाद उनको टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद उनको कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो, जैसे कुछ हम लोग केसेस ले लेते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास लेते हैं। कुछ केसेस देखो और उसका सेंटर ऑफ मास देखो, ठीक है। सो फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 पॉइंट मासेस, अगर 2 पॉइंट मासेस हैं, सो सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू द हेवियर मास। बस ऐसे याद रखो, हेवी मास की तरफ ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास, इट इज़ क्लोजर टू द हेवियर मास, ओके। और अगर मेरे पास, जैसे ये फर्स्ट केस हो गया, दूसरा केस, इफ़ आई हैव एनी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी,
कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, जैसे ज्योमेट्रिकल में भी सिमेट्रिक होना चाहिए, है ना, एनी सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल शेप। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकें, ऐसा केस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर हो गया, या मेरे पास एक रिंग है, या मेरे पास एक डिस्क है, या मेरे पास एक रॉड है, जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज़ एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी रॉड का, अगर रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब क्या होता है? सब जगह पे मास बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पेन की तरफ ज़्यादा मास है, यहाँ कम मास है, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास देखो हेवियर साइड पे ज़्यादा है और लाइटर साइड पे कम है। यहाँ ज़्यादा मास है ना, तो इसलिए इसके नज़दीक है थोड़ा सा और इससे दूर है थोड़ा सा। तो सेंटर ऑफ मास इज़ एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर फॉर दिस ऑब्जेक्ट। और फॉर एनी अदर शेप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, कोई अगर दूसरा यूनिफॉर्म डेंसिटी का शेप है तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास होता है एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे सेंट्रॉइड का एक तुमको चीज़ याद दिलाता हूँ, जैसे कोई तुम्हारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जहाँ पे मीट करते हैं वो इसका सेंट्रॉइड होता है ना, ये पॉइंट। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई दूसरा ट्रायंगल ले लो लाइक दिस, ये, तो इसके एंगल बाइसेक्टर्स कहीं और मिलेंगे लाइक दिस, तो देखो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ गया। समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो सेंट्रॉइड पे होता है फॉर एनी अदर शेप, कोई दूसरा शेप है जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास निकालना, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास निकालना अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है तो एक हम लोग चीज़ ट्रिक लगाते हैं, वो ये कि सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा ना उसके अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अगर हम लोग अप्लाई करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एप्लीकेबल होना चाहिए। जैसे याद है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब होता है टोटल टॉर्क ज़ीरो होना चाहिए वो पॉइंट के अबाउट। तो हम लोग वो पॉइंट चेक करते हैं जहाँ पे उस पर नेट टॉर्क ज़ीरो लग रहा है उसके टोटल मास के वजह से, तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास बन जाता है। तो ऐसे हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स और किसी रैंडम शेप के लिए डिसाइड करते हैं सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल उठा लो उसके लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का ट्राई करोगे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे ऐसे करके। जैसे तुमको मैं एक देखो सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, सपोज़ देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट मास है, जैसे यहाँ एक मास है जिसका मास का वैल्यू है m1 दैट इज़ इक्वल्स टू 3 kg, और यहाँ एक मास है विच इज़ m2 दैट इज़ 5 kg ना। मैं दो मासेस ले रहा हूँ m1 और m2, ध्यान दो। और ये दोनों इस लाइन पे हैं और इस डिस्टेंस से यहाँ से, ये कोई एक मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर्स है और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है कि इस पॉइंट से कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1r1 m2r2। तो m1r1 निकालो, m1 कितना है, या यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, या सपोज़ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालने का ट्राई करता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहे हो, ये अपना ओरिजिन है ना, इस पॉइंट से पीछे की तरफ जाओगे तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस r1 नेगेटिव है ना, -3 × 1 प्लस ये हो जाएगा 5 × 2 डिवाइडेड बाय 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। यानी ये टोटल कितना आएगा? देखो -3 + 10/8 यानी कितना आ जाएगा 7/8। 7/8 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 × 8 = 64, तो 0.8 मीटर्स अराउंड।
तो 0.8 पॉजिटिव, यानी ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे है 0.8, समझा, 0.8 मीटर्स। देखो ना, यही तो मैं बोल रहा था, जहाँ मास ज़्यादा होगा सेंटर ऑफ मास वहाँ होगा, यही तो लिखा है, सेंटर ऑफ मास इज क्लोजर टू हेवियर मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो ज़्यादा 5 kg की तरफ है और कम 3 kg की तरफ है, 3 kg से दूर है, 5 kg से नज़दीक है। तो यही मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा था। दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो ये जो ओरिजिन है हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालना है, किस पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है। जैसे ये पॉइंट के अबाउट निकालना था तो इससे 0.8 मीटर्स आगे है क्योंकि पॉजिटिव आया है डिस्टेंस। अब यही तुम पॉइंट उठा के यहाँ ले लेते, ये ओरिजिन तुम्हारा यहाँ होता, तो इस टाइम पे ये डिस्टेंस नेगेटिव आ जाता, क्योंकि यहाँ से पीछे आता ना सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे है, ये सेंटर ऑफ मास मिला है तुमको, ये यहीं पे है। ओरिजिन तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन का वैल्यू चेंज होता रहेगा। यहाँ से पॉजिटिव 0.8 हो सकता है, यहाँ से कुछ और नेगेटिव में हो सकता है, यहाँ से देखोगे तो कुछ और होगा। यहाँ अगर ओरिजिन ले लें हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इसको XY सिस्टम में डाला, तो यहाँ से ओरिजिन लोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन ओरिजिन पे डिपेंडेंट है। अलग अलग ओरिजिन सेलेक्ट करते जाओ, अलग अलग तुमको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन मिलता जाएगा। तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया है सेंटर ऑफ मास का। मतलब आई होप तुमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा हो। आई अंडरस्टैंड थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि तुम स्टार्टिंग से इतना डिटेल में तुमको कोई टॉपिक रहा नहीं है। सेंटर ऑफ मास अचानक से इतना डिटेल में दिया है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बट स्टिल तुम ये सब चीज़ें याद रखो, मतलब सेंटर पे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्फीयर का बात करूँ मैं, तो स्फीयर के सेंटर पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि स्फीयर कैसा है, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। ये ज्योमेट्रिक भी है और किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये एक्सिस। इसके अबाउट मैं इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूँ, इक्वल टुकड़ों में। रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ पे है, ज्योमेट्रिक सेंटर उसके सेंटर पे है। डिस्क है, उसका उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। रॉड है, रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ह्यूमन बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है। ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास अराउंड यहाँ कहीं अपने पेट के हिप बोन के ऊपर होता है, थोड़ा सा हिप बोन और इसमें डायफ्राम के बीच में होता है अपना सेंटर ऑफ मास, पेट के नीचे। तो सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे होता है डिपेंडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस। मास जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही बस करते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। एक और वीडियो में लेके आऊँगा सेंटर ऑफ मास पे, जिसमें इसका मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ वो वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और एक साथ इतना सारा परेशान हो जाओगे तुम सेंटर ऑफ मास देख के। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।